तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विधायक स्तर पर होनी चाहिए थी, वो बस हमेशा भाखड़ा पुल और रामनगर का पुल वही गिनाते रहते हैं। उसके आगे जो चीज होनी चाहिए वो कहीं नहीं है जमीन पर। के जो काम गिनाते हैं माननीय विधायक जी या उनके पुत्र, वो काम क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र के बीडीसी मेंबर और क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के होने चाहिए। अगर उनका बेटा लायक होता तो उन्हें दूसरे लोगों को साइड नहीं करना पड़ता और बेटा स्वयं अपने आप में निकल कर आता। लेकिन यहाँ राजनीति ये हो रही है कि दूसरे को साइड करो तब बेटे को आगे बढ़ाओ, और उनका बेटा हर बार पदाधिकारी बनता रहेगा, उनका बेटा विधायक का टिकट की दौड़ में भी आ जाएगा, फिर लास्ट में वो आके कहेंगे कि मैं तो 10 साल और हैं। अरे भाई, पहले आप लोग आपस में तो तय कर लो पिता पुत्र, जो भी बड़े नेता बने बैठे ना, विधायक बने या सांसद बने हुए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी एक भी हिंदू के साथ खड़ा नहीं है। हम लोग जेल गए, एक भी आदमी पूछने वाला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज में पुनः पॉडकास्ट स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः आपको एक ऐसे खास मेहमान और एक खास शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो हिंदुत्व का पूरे हल्द्वानी में, कालाडूंगी में और पूरे उत्तराखंड में इस समय एक चेहरा बने हुए हैं। और आज बात करेंगे हम भाई विपिन पांडे से। सनातन जागृति ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और 2027 को लेकर के कालाडूंगी विधानसभा में आपने दावेदारी करी हुई है। पब्लिक के बीच में किसी न किसी काम से रूबरू होते रहते हैं और अवेयर करते हैं। और आज हम बात करेंगे क्या आपकी प्लानिंग है 2027 को लेकर के। आपके ऊपर कई तरीके से इल्जाम लगते रहते हैं। आज हम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं भाई विपिन पांडे जी इस पॉडकास्ट चैनल में। और सबसे पहले आपको जानेंगे, क्योंकि 2027 ये चुनावी वर्ष चल रहा है 2026, और आप बहुत सक्रिय तरीके से, जो कि बड़ी राजनीतिक दलों को होना चाहिए, बड़े नेताओं को होना चाहिए, लेकिन आप निर्दलीय के रूप में इस समय दावेदारी कर रहे हैं। और आपने एक संस्था भी बनाई हुई है, सनातन जागृति ट्रस्ट के माध्यम से आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, बड़े बड़े जहां पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बड़े राजनीतिक दल हैं, अब यूकेडी की भी दस्तक हो रही है, 2027 बहुत नजदीक आ गया। क्या ऐसा खास एजेंडा है आपके पास? क्या ऐसे खास मुद्दे हैं जो बड़ी पार्टियों के पास नहीं है और जो आप लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? सभी को जय श्री राम। कालाडूंगी विधानसभा या पूरे प्रदेश की बात करें तो, क्योंकि जहां हम रहते हैं, सबसे पहले हम वहां की बात करेंगे, विधानसभा कालाडूंगी की। एजेंडा क्लियर है। 35 साल में एक व्यक्ति विधायक है, उस 35 साल से जो व्यक्ति विधायक है, मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, आज विधानसभा की किसी भी सड़क को देख लीजिए, चाहे पानी की समस्या देख लीजिए, चाहे बिजली की समस्या देख लीजिए, कोई भी आदमी है, उसकी तीन ही मूलभूत समस्याएं होती हैं। उन तीनों समस्याओं के लिए आज भी आदमी संघर्ष कर रहा है, आज भी आदमी उन्हीं तीन समस्याओं के लिए रो रहा है। ये दुर्भाग्य है। उसके अलावा अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में इन 35 सालों में बिजली, पानी, सड़क की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसके अलावा जो हमारी मूलभूत सुविधाओं में शामिल है, एक अच्छा बस स्टेशन, एक उपमंडी की बात बहुत पहले से चलती आई है कि कालाडूंगी में एक उपमंडी दी जाएगी, उस उपमंडी की बात कहीं नहीं। अच्छे एक स्टेडियम की रूपरेखा तय करी थी और स्टेडियम का शिलान्यास, मतलब भूमि पूजन भी हो गया था, उद्घाटन हो गया था आदरणीय अरविंद पांडे जी के द्वारा कालाडूंगी में। लेकिन वहीं छोटी मोटी फॉरेस्ट की क्लियरेंस के कारण वो स्टेडियम का काम रुक गया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विधायक स्तर पर होनी चाहिए थी, वो बस हमेशा भाखड़ा पुल और रामनगर का पुल वही गिनाते रहते हैं। उसके आगे जो चीज होनी चाहिए वो कहीं नहीं है जमीन पर। उसी को लेकर हम 2027 जनता के बीच जा रहे हैं। भाई विपिन पांडे जी, आप हमेशा आप जब भी हम आपका सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं, वहां पर आप माननीय बंसीर भगत जी को टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब, क्योंकि आप कुछ ही समय पहले आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, और जब आप मंत्री थे, प्रदेश युवा मंत्री रहे हैं और कई सक्रिय तरीके से आप राजनीति करते थे, उस समय आप अपने विधायक या अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से क्यों नहीं ये सवाल पूछते थे? क्यों नहीं आज तक 35 साल में एक कालाडूंगी में एक बस अड्डे का निर्माण नहीं हो, जो छोटी सी मूलभूत समस्या है? क्या ये नाली, जो गुल, ये जो छोटे छोटे होते हैं पुल पुलिया, क्या इसी के लिए बड़े जो पदाधिकारी होते हैं? इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है आपकी कालाडूंगी विधानसभा में? आप उसको लेके, कोई यूथ को लेकर के क्या संदेश दोगे? आपके पास होना चाहिए ना।
देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का पदाधिकारी था प्रदेश का, उस समय के भी अगर आप मेरे सोशल मीडिया के सारे पोस्ट देखेंगे, तो कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाई। उस आवाज उठाए का ये परिणाम है कि भाजपा के द्वारा मुझे दायित्व मुक्त करना। उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो पदाधिकारी है जो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लड़ रहा है, कह रहा है या बता रहा है। और दूसरी बात आपने कही कि छोटी छोटी बातें, ये जो काम गिनाते हैं माननीय विधायक जी या उनके पुत्र, वो काम क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र के बीडीसी मेंबर और क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के होने चाहिए। लेकिन उनको 2 पुल के अलावा कोई भी ऐसी चीज वो नहीं गिना सकते इन 35 सालों में कि उन्होंने क्षेत्र के विकास में कि बहुत बड़ा योगदान दिया हो या क्षेत्र के विकास में बहुत आगे रहे हों। अगर उन्हें ऐसे करने वो होती तो आज पूरी जनता वाहवाही कर रही होती। आज आप कोटाबाग चले जाइए, कालाडूंगी चले जाइए, आप लामाचौड़ देखिए, कमलवा गाजा देखिए, बहुत सी जगह जहां आप चाहे वहां का आप लोगों से पूछिए, हर आदमी आज भी रोडें खुदी पड़ी हुई हैं, पानी आ नहीं रहा है। और बिजली के पोल के लिए अगर उनके पास जाते हैं तो कहते हैं मैं पोल कहां से लगाऊं। तो ये स्थिति वर्तमान में इस विधानसभा की है। तो उस विधानसभा को चेंज चाहिए। एक ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन हो सकता है मुझसे भी कोई बेहतर हो, लेकिन उनको लेकर आदमी बिल्कुल क्लियर है कि अब बंशीधर भगत लेकिन जी आप नहीं। चेंज की जहां बात कर रहे हैं, वहीं पर अभी हमने खुले मंच से 10 साल और की घोषणा होते हुए देखा है। तो क्या माने, क्या और जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रमोद तोलिया जी हैं, सुरेश भट्ट जी हैं, मनोज पाठक हैं, महेश शर्मा जी हैं, क्या ये सब जो है एक तरीके से दरकिनार हो गए, फिर 10 साल वही आएंगे? ऐसा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा नाम तो आपने छोड़ दिया। मतलब मेरा मानना है कि सबसे बड़ा नाम आपने छोड़ दिया। उनका बेटा सबसे पहले प्रमुख दावेदार था, तो उन्हें अपने बेटे की दावेदारी को नकारा है। जो आप बात कर रहे हैं बाकी दावेदारों की, उन दावेदारों में आपने एक नाम छोड़ा जिसने पूरी विधानसभा में अपने नीचे से लेकर ऊपर तक के जो भी उनके लोग हैं, मतलब जो उनके व्यक्तिगत तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत जो लोग हैं, वो लोग मिशन 2027 उनके बेटे का नाम लिखकर डालते थे। उन लोगों के लिए उनने चुनौती पेश करी है कि मैं हूं, मेरा बेटा नहीं है। तो ये उनका पारिवारिक मामला है। सबसे पहले पहले वो परिवार में तय कर लें कि 10 साल उनने करना है या बेटे को लाना है। उसके बाद, क्योंकि आज की डेट में इस विधानसभा में नहीं, इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का मतलब बंशीधर जनता पार्टी है। तो वो और बाप और बेटे तय कर ले, उसके बाद तो बाकी बात। अभी तो हाल में ही हमने देखा, कुछ समय से बड़े सक्रिय भूमिका में हमारे हल्द्वानी के मेयर, वो भी तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावेदार हैं। हम एक दो की तो बात ही नहीं करें। दूसरी बात, मैं भाई विपिन पांडे एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सक्रिय राजनीतिक में रहते हैं और आपने बड़ी पार्टी में रहे हैं। एक तरफ आप जब पार्टी में थे, कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, क्या आपकी पार्टी में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में, ये क्वेश्चन बनता है, विधायक प्रतिनिधि के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं बचा? क्या अपना, एक तरफ से कहती है कि परिवारवाद खत्म करो, कांग्रेस पे ये इल्जाम लगते हैं। आप ही के पार्टी में जब आप सक्रिय थे, तो क्यों नहीं आवाज उठाई कि पदाधिकारी, क्या उसका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक का, क्या उन्हीं के परिवार का बच्चा रहेगा और कोई पूरे विधानसभा में कार्यकर्ता नहीं है, या देखिए, दरी बिछाने के लिए सब? देखिए कार्यकर्ता को आप छोड़िए, अब तो नई परिपाटी उनने चालू कर दी कि अगर कोई ब्लॉक प्रमुख बनेगा तो उसके पति को अंदर बैठाने के लिए उन्हें सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि बनाया जाएगा। यानी कि वो महिला जो ब्लॉक प्रमुख बनी है या कोई जनप्रतिनिधि बनी है, उसके पति को अंदर एंट्री कराने के लिए सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि, इन्होंने परिपाटी चालू करी है माननीय बंशीधर भगत जी ने। तो इन्होंने नई जो परिपाटी चालू करी है, बेटे के अलावा जो उनके लोग हैं उन्हें अंदर ब्लॉक में बैठाने के लिए या कहीं बैठाने के लिए वो नई परिपाटी चालू करके लाए हैं। तो वो अपने बेटे के लिए क्या करना चाहते हैं, देखिए, अगर कोई बेटा लायक है, हो सकता है कोई बिजनेसमैन है, उसका बेटा बिजनेस करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनका बेटा लायक होता तो उन्हें दूसरे लोगों को साइड नहीं करना पड़ता और बेटा स्वयं अपने आप में निकल कर आता। लेकिन यहाँ राजनीति ये हो रही है कि दूसरे को साइड करो तब बेटे को आगे बढ़ाओ। आपने आज तक इन 10 सालों में, 15 सालों में कितना उनको देखा मुझे नहीं पता, लेकिन इन 10-15 सालों में मैं बहुत करीबी से जो देख रहा हूं, उन 10-15 सालों में जो लोग राजनीति में होते थे, मतलब जो हमारी सेकंड लाइन थी, उन सब लोगों को किनारे करने का काम और अपने बेटे को आगे लाने का काम। जब वो मंडल में उपाध्यक्ष थे, उस समय मैं भी पदाधिकारी था मंडल में, और जब वो जिले का अध्यक्ष बने तब मैं प्रदेश का पदाधिकारी था। लेकिन हम तो आज वापस चले गए,
लेकिन उनका बेटा आगे बढ़ते रहा। तो ऐसी क्या काबिलियत उनके अंदर है? मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, वो विधायक हैं, वो भी कार्यक्रम कर लें, हम भी कार्यक्रम कर लें, पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। लेकिन वहां तो राजयोग है, आपके पास देखिए, क्या राजयोग है? मैं राजयोग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आदरणीय बंशीधर भगत जी, वो विधायक हैं, वो चुनाव लड़े, वो सब चीज ठीक है, लेकिन मैं उनके पुत्र की बात कर रहा हूँ कि जो पुत्र हमारे साथ हमारे बाद पार्टी में आया, वो ऐसी क्या चीजें रही कि हमसे जो सीनियर लोग थे, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ, हमसे जो सीनियर लोग थे वो आज किनारे कर दिए गए, चाहे नवीन भट्ट हो, सुरेश तिवारी हो, कमल नयन जोशी हो, पम्मा भाई हो, कितने लोग ऐसे जिन्हें घर बैठा दिया गया है या राजनीति से दूर कर दिया गया है, और उनका बेटा हर बार पदाधिकारी बनता रहेगा, उनका बेटा विधायक का टिकट की दौड़ में भी आ जाएगा, फिर लास्ट में वो आके कहेंगे कि मैं तो 10 साल और हैं। अरे भाई, पहले आप लोग आपस में तो तय कर लो पिता पुत्र कि लड़ना किसने है, राजयोग किसका है। अच्छा, एक बात और है विपिन भाई, आपकी सोशल मीडिया हैंडल से हम रोज देखते हैं, आए दिन, लगभग हफ्ते में 2-3 दिन देखते हैं, आप ऊंचा पुल चौराहे को लेकर के बड़े, जब भी जाम लगता है आप सबसे पहले बड़े ओपन तरीके से विरोध डालते हो कि चौड़ीकरण के नाम पे दुनिया की बिल्डिंगें टूटी, ये नहीं टूटी, तो उसको लेकर के मन में ऐसा क्या है, आप बार बार उसको टारगेट करते हो? देखिए, मैं एक विकास की बात करना चाहता हूं, जो क्षेत्र के विकास की। अब मैं अगर गलत तुलना करूंगा तो वो गलत होगा, लेकिन कोई भी जानवर अगर यहाँ पे बैठता है तो वहां पे पहले पैर से और हाथ से, मतलब जो उसके वो होते हैं, चारों पैर होते हैं, उन पैरों से वो साफ करता है, और साफ करने के बाद वो वहां पर बैठता है। तो जहां हम रहते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं, और जहां पर हमारे क्रियाकलाप होते हैं, वो बंशीधर भगत जी का आवास ऊंचा पुल चौराहे के पास में है। ऊंचा पुल चौराहे में एक व्यक्ति द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके, कब्जा करके अपनी दुकानें बनाई गई। दुकानें प्रशासन को तब तक नहीं दिखी जब तक मैंने कंप्लेन नहीं करी, तो उन्हें नोटिस सर्व तक नहीं करा। पूरी हल्द्वानी में सबको नोटिस गए, लेकिन उन्हें सर्व मेरी शिकायत के बाद किए गए, नोटिस तक सर्व नहीं किए गए। अब वो कांग्रेसी माइंडेड लोग तो है नहीं, वो तो भाजपा माइंडेड लोग हैं। तो आखिर ऊंचा पुल जहां वो रहते हैं, जहां उनका राजनीति का क्षेत्र है, जहां वो प्रधान रहे, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का शरण कौन दे रहा है? आप एक तरफ तो अतिक्रमण की बात करते हो कि हल्द्वानी में अतिक्रमण इंदिरा हृदय जी ने बसाया, यही लोग बात करते हैं, विकास भगत जी बात करते हैं, बंशीधर भगत जी बात करते हैं, यही लोग कहते हैं कि इंदिरा हृदय ने इस चीज के रहे। 5 साल आप हल्द्वानी में विधायक रहे, तब आपको अतिक्रमण नहीं दिखा। मैंने चौसला में डेमोग्राफी चेंज और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की बात करी, तो सभी लोगों को एक साथ बैठा के आदरणीय विधायक जी ने यह कहा कि पुराने लोगों का अतिक्रमण नहीं हटेगा, पुराने लोगों का अतिक्रमण नहीं हटेगा, और वो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर सह देने का काम आदरणीय विधायक जी ने करा। चकलुआ पूरनपुर गांव में किसकी जमीन थी, पूरी कालाढूंगी को पता है, चकलुआ को पता है, सबको पता है। 17 बीघा सरकारी जमीन पर कॉलोनी कट गई, लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज नहीं हुआ। मुझे जब पता चला, मैंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस कॉलोनी को, मतलब जो उसने रोड तक डाल दी थी, वो खड़वाने का काम किया। तो मेरे ऊपर तरह तरह के उन्हें आरोप लगाए, पहले। दूसरी बात, उनको सह देने वाले ये सब कुछ ये करें और आरोप दूसरों पे लगाओ। उसके बाद तीसरी बात ऊंचा पुल की है। चौथी बात, मतलब जहां अतिक्रमण हो रहा है, लामाचौड़ क्षेत्र में अवैध शराब का जो काम होता है, वो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण को लेकर होता है। सब लोग शराब की दुकान हटाओ कहते थे कि मतलब ये जो शराब का काम कर रहे हैं इनको बंद करवाओ। मैंने पीडब्ल्यूडी से एक अनुरोध किया कि आपकी सरकारी भूमि पर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप इनको कब्जा हटा दीजिए, शराब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी बेचना वहां पे। अच्छा, एक बात पूछते हैं, आप बीच में बड़ी चर्चा में रहे थे, आप जेल में भी गए। अक्सर लोग कहा जाता है नेताओं के लिए कि जेल में आने के बाद नेताओं का कद बढ़ता है, तो आपको क्या आपका अनुभव रहा, वो कद बढ़ा या घटा, या आगे के लिए कुछ देखिए, नई रणनीति लेके आए जेल से? वो सारी चीजें प्रभु राम के ऊपर, गोलजू भगवान के ऊपर मैंने छोड़ रखी है, क्योंकि जिन धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, उन धाराओं में मेरी अरेस्टिंग नहीं थी। लेकिन एक नई चीजें चल गई, चाहे ज्योति अधिकारी हो, चाहे विपिन पांडे हो, चाहे कोई भी हो जो सरकार के खिलाफ बोलेगा या जो सच्चाई बोलेगा, कोई भी हो, XYZ, उसे जेल डाल दो, जेल से उसका मनोबल खत्म कर दो। लेकिन मैं भी डरने वाला नहीं हूं, जब तक जान है तब तक संघर्ष करेंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कहता कि विपिन पांडे या दूसरा या तीसरा, जो आदमी सच बोल रहा है उसे जेल डाल दिया जा रहा है।
ये एक अच्छा गलत विपिन भाई, गलत रीत है। आप बड़े नेताओं में आपकी जो है काउंटिंग होने लगी है, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव जो है लड़ने की तैयारी, पूरा मन बनाया हुआ आपने। अब एक पूरे देश में एक मुद्दा उठा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा उठा था, प्रेजेंट में भी चल रहा है, उसका विरोध भी चल रहा है, यूजीसी को लेके, अगर आपने सुना हो, हम्म। क्योंकि आप भाई विधायक की बात करते हैं, यूजीसी कितना स्वरों के लिए खतरनाक है, आपका क्या नजरिया है? आपको क्या लगता है कि आप बात करते हैं हिंदुत्व की, क्योंकि आप हिंदू नेता भी हैं, हिंदू सरकार में होने के बावजूद हिंदू जो वर्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्वर्ण यूज करता है अपने आप को, उसी के लिए ये आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए ये एक फांसी का फंदा लोग बोलते हैं इसको, कि साबित हो रहा है। तो आप इसका विरोध क्यों नहीं आपने करा, और क्यों ऐसा लगता है कि यूजीसी कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना हुआ देखिए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं ना, है? उन सबसे पहले विरोध करने वाला विपिन पांडे था। सबसे पहले आपने कहा विरोध क्यों नहीं करा। हम्म, मैंने कालाडूंगी, क्योंकि विधानसभा कालाडूंगी है, तो एसडीएम कालाडूंगी से मिलकर उसमें माननीय प्रधानमंत्री ज्ञापन जी और राष्ट्रपति को। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, जो शिक्षा ज्ञापन। मंत्री हैं, तो उनको ज्ञापन भी भेजा था। और जो विरोध हम कर सकते थे, वो क्योंकि करा। नीतिगत लड़ाई थी, तो हम, मेरा ये मानना है, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और माननीय मोदी जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हमारे जागेश्वर धाम के जो अपने वो बाबा हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको जातियों में आदमी को बांटना पड़ रहा है, और ऐसे में कैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों पे खड़ा होता है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण ऐसे में जाति में बांटकर कैसे होगा। क्योंकि इसके लिए एक अच्छे मस्तिष्क से सोचकर हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जो नीति बनाई गई है, जो पहले भी एंटी रैगिंग के लिए कानून बने हैं, एससी एसटी बना हुआ है, इन सबके बाद आखिर ऐसी क्या यूजीसी की आपको जरूरत पड़ गई? मतलब स्वर्ण का बच्चा, एक तो ये होता है ना कि कोई भी जन्मजात ऊंची जाति का नहीं होता और कोई भी जन्मजात नीची जाति का नहीं होता, वैसे ही कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं होता। तो यहाँ तो ऐसा है कि जो हमारे बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाएंगे, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उनके मन में एक डर बना हुआ रहेगा। मेरा ये मानना है कि मन में एक भय बना रहेगा कि बगल वाला मेरे ऊपर क्या आरोप ना लगा दे। क्योंकि उस कानून को जितना मैं पढ़ पाया, पूरा तो मैं भी नहीं पढ़ पाया था। विपिन भाई, आप यूजीसी की जो बात कर रहे हैं, मैं इसी यूजीसी में एक बात बोलता हूँ, आप भी स्वर्ण हैं और स्वर्णों की राजनीति आप ज्यादा करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं। हम्म। क्या गारंटी है कि हमारा आने वाला हिंदू का बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उसको बड़े पदों पे जाने से रोका जाएगा? तो क्या मजबूरी में, भाई कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी चोर चोर होता है, कुछ लोग मजबूरी में भी हालात के चोर बनते हैं, क्या इसकी गारंटी है कि वो आतंकवादी बनने पर मजबूर नहीं होगा? मैंने आपसे एक बात बोली कि कोई भी आदमी ऊंची जाति और नीची जाति का पैदाइश नहीं होता, वैसे ही कोई भी आदमी जन्मजात अपराधी नहीं होता। तो ये जो काला कानून आया है यूजीसी, इसका मैं पहले दिन से पुरजोर विरोध कर रहा हूं। आप अगर मेरी सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, सबको ज्ञापन भेजा, और मेरी नजर में पूर्णतया गलत है। और इस गलत के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जो भी वो कर रही है, इसको तुरंत वापस होना चाहिए। और मैंने एक माननीय अपने आरएसएस के ही लोगों से एक बात और डिस्कस करी थी कि आज हमें हिंदू सम्मेलन की जगह यूजीसी के विरोध का सम्मेलन करना चाहिए, तो हम बहुत आगे रहेंगे। क्योंकि हिंदू तो आदमी जग रहा है, आप सब कर रहे हो, आपने लेकिन बड़ी 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 गहरी बात करी। मैं आपसे इसी बात पे काउंटर करता हूं, क्योंकि आप हिंदू की बात करते हैं और हिंदू राजनीति, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, चाहे आप पार्टी में हो जी जी जी। या ना हो। हिंदू सम्मेलन की कहाँ आवश्यकता है? हिंदू सम्मेलन में तो आपने हिंदुओं के लिए तो कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं है देखिए, आपके पास। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ ना, सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसका एक रीजन समझना पड़ेगा। आज हल्द्वानी की घटनाएं ले लो, रामनगर की ले लो, बैल पड़ाव की ले लो, जो भी बड़े नेता बने बैठे हैं ना, विधायक बने हैं या सांसद बने हुए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी एक भी हिंदू के साथ खड़ा नहीं है। हम लोग जेल गए, एक भी आदमी पूछने वाला नहीं था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रामनगर बैल पड़ाव के उन 50 लोगों की बात कर रहा हूं। उन 50 लोगों में जो मौके पर मौजूद भी नहीं था, उन्हें 307 की गंभीर धाराओं में जेल भेजा गया। 80-80, 90-90 दिन लोग रह के आए हैं। एक लड़का है हमारा, पंकज धसमाना, वो लड़का 84 दिन की जेल काट के आया हुआ है। और वो लड़का
मौके पर मौजूद भी नहीं था, जहां पे वो घटना हुई वहां पे मौजूद नहीं था। तो कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री, कौन से, मतलब ये लोग, जब आप हिंदुओं के साथ और हिंदू की आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डाल दोगे, गौ रक्षा की बात करने वाले लोगों को जेल में डाल दोगे, तो आपको हिंदू सम्मेलन की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय यूजीसी के विरोध के सम्मेलन की ज्यादा जरूरत है, और मैं यूजीसी के विरोध के आप लिए, विरोध की बात कर रहे हो, मैं आप सनातन, सनातन की बात कर रहे हो। आपका किसी, मुझे बता दीजिए, पूरे आपके 70 विधानसभा हैं, ये जानना चाहता हूं, आपके इतनी पूर्ण बहुमत सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हिंदू पार्टी की बात करें, एक भी सांसद ने, एक भी विधायक ने इसका विरोध नहीं जताया कि यह गलत है तो गलत है। देखिए आज भी अच्छे लोग भी समाज में मौजूद है। वो विधायक और सांसद तो मैं नहीं कहता, लेकिन हल्द्वानी की राजनीति में सबसे पुराने व्यक्ति प्रकाश सरबोला जी उसका विरोध कर रहे हैं। और सांसद और विधायक जब पार्टी में होते हैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी जब पार्टी का दायित्व मेरे ऊपर था तो मुझ पर फोन आ जाते थे कि आपने ये नहीं करना है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मेरे को जिस चीज का विरोध करना होता था मैं तब भी खुल के करता था, मैं जब पदाधिकारी था। और उसका यही निष्कर्ष निकला कि मुझे दायित्व मुक्त किया गया, क्योंकि कहीं पे अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध खुल के करना चाहिए, क्योंकि इतिहास टकराने वालों क्या का उन लिखा पे भी जाता है, गाज गिरेगी? आपने प्रकाश तलवे अरोड़ा जी चाटने का वालों नाम का लिया, नहीं। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, पार्टी के तो उन अगेंस्ट पे अगर मैं वैसे की बात बात। करूं तो आप एक बात समझिएगा, पार्टी का अगेंस्ट तो वो नहीं है, लेकिन ये है कि जितना समय उन्हें राजनीति में हो गया, उतने समय में तो यहाँ 15 दिन में राज्य मंत्री बना दे रहे हैं, भाजपा में आके 15 दिन में टिकट दे दे रहे हैं। लेकिन वो वाकई तौर पे, मतलब जितना मैं उनको जानता हूँ, जब से मैं उनको जानता हूँ, राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, और निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज उन्हें कहीं ना कहीं उच्च पद पर होना चाहिए था। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ तो जो चाटुकारिता करेगा वही आगे बढ़ेगा, मैं खुले मंच से कहता हूँ। और आज भी कह रहा हूँ कि जितने, मैं, मेरी माता जी की डेथ के बावजूद भी मैं यहाँ से चंपावत का प्रभारी 6 साल रहा, हर साल चंपावत जितना मुझे काम दिया गया सब करा। लेकिन जब हमें ऐसा लगता था कि हमें पार्टी की जरूरत है, तब हमें दायित्व मुक्त कर दिया गया। तो अब ऐसी स्थिति अगर आप लाओगे, गौरक्षकों को चौराहे पर पीटोगे, हिंदुओं को जेल में डालोगे जो हिंदुत्व की आवाज उठाते, तो आपको हिंदू सम्मेलन की जरूरत पड़ेगी। और वो हिंदुत्व सम्मेलन में, हिंदू सम्मेलन में जो लोग संयोजक या बाकी लोग बनाए जा रहे हैं, जो भी हैं, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा या बाकी बात करूंगा, उन लोगों की आज से पहले हिंदुत्व के कार्यक्रमों में क्या सहभागिता रही, उन लोगों को देखना चाहिए, और वो लोग कितना हिंदुत्व के कार्यों को एक बढ़ाने बात में तो मदद और करते विपिन हैं। भाई पूछी थी, यूजीसी आने के बाद कहीं ये तो साफ साफ झलक गया कि कहते ना, पर्दा उठ गया, पर्दा तो उठ गया। जो एक हिंदुत्व की बात और राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, गौ माता को राष्ट्र गौ बनवाने, राष्ट्र माता बनाने की बात, वो सबसे पर्दा उठ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि होता तो अभी तक हो गया होता। देखिए अब इतने समय हो गया, माननीय मोदी जी का भी तीसरा टर्म है, 15 साल, 15 मतलब 12-13 साल हो आ, गए हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत चीज मिली भी है, चाहे कोर्ट के माध्यम से मिली, कैसे मिली, हम ये नहीं कहते कि मोदी जी पूर्णतया गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं, कुछ चीजें किस रूप में कैसे कर रहे हैं। लेकिन यूजीसी जो आया है, ये काला कानून, अगर इसमें उनकी सहभागिता नहीं है तो इसे वापस होना चाहिए, मेरा ये मानना आपको लगता है उनकी सहभागिता नहीं होगी? है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कि जो उनकी टीम है, जिसमें 15 लोग, 17 लोग, उनका वो स्टेटमेंट सांसद, क्यों नहीं आया? ये कौन सी बात हुई? मैं आप तो ये पर्दा डाल रहे हो नेताओं की तरह। मैं एक अगर बात, ये उनकी साबिता नहीं तो अभी तक कह देते कि मैं मैं इस पे आपसे विचार करूंगा। मैं मन आपसे की बात तो करते हैं, नहीं नहीं, आप कैसी बात कर दे रहे हो आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ फिर कि आप अगर झूठी हिंदू उनकी नेता की बात कर रहे हो सहभागिता आप। नहीं है, अगर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर सहभागिता है तो नहीं होगा, अगर अगर नहीं है तो सहभागिता नहीं स्टेटमेंट है आ तो जाता ना अभी तक। इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ये तो गोलमाल बात है। खैर, आप नेताओं वाली बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं भाई ठीक है, जो भी हो सकता है, आपका मन कहीं जो भी हो जा रहा होगा। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गौ माता की आपने बात करी, गौ राष्ट्र की बात करी, वो तो कहीं मुद्दा टिक नहीं रहा। दूसरी बात, क्यों बात होनी चाहिए थी जनसंख्या नियंत्रण कानून पे? 12 साल पूर्ण बहुमत सरकार को लगभग लगभग हो गए, एक बार भी इस मुद्दे पे बात नहीं हुई है। ये नई, ये बातें कहां से आ गई? नए कानून कहां से आ गए? अगर आपको इतना ही, क्योंकि हिंदुओं को लेकर के सरकार वहां तक पहुंची थी भाई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तो कभी बात नहीं हुई। मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने कहा कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं थी, हमारे इस देश में SC ST एक्ट है, एंटी रैगिंग कमेटियां बनी हुई हैं, चांसलर हैं, मतलब VC हैं, सब लोग के होते हुए कोई भी ऐसी घटनाएं अगर कोई होती है तो वो 1000 में से 5 लोग, 1 लाख में से 5 लोगों की घटनाएं
प्रकाश में आई थी, और उच्च न्यायालय भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि कहीं ना कहीं SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये कोर्ट ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं SC ST एक्ट का भी दुरुपयोग होता है। तो इन सब के बावजूद ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हमें UGC लाने की बात करनी पड़े या UGC लाना पड़े। बात चल रही थी UCC की और आ गया UGC। ये दुर्भाग्य है। इस बात के लिए हम खुद सबसे पहले दिन से विरोध में खड़े हैं कि गलत निर्णय है सरकार का। अच्छा निर्णय विपिन भाई, आप मान लेते हैं 2027 में आप चुनाव लड़ा और आप विधायक बन गए, मान लेते हैं, सबसे पहले 3 प्राथमिकता आपकी कालाडूंगी विधानसभा में क्या रहेंगी? देखिए, अच्छे स्वास्थ्य सबसे मेन है। स्वास्थ्य की जो हमारे कालाडूंगी विधानसभा है उसमें एक अच्छा हॉस्पिटल, मतलब अगर कालाडूंगी की आप बात करेंगे तो वहां कभी डॉक्टर नहीं है, कभी मशीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। सबसे मेन है अच्छे स्वास्थ्य, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा आदमी का तभी सब कुछ होगा। नंबर 2, एक कालाडूंगी में उप मंडी, जो हमारा किसान है, आखिर वो अपना कितने दिन ऐसा होता है कि उसकी सब्जी हल्द्वानी नहीं पहुंच हाँ, पाती है अच्छे बरसात में उसमें, तो खास करके और हो जाता सब्जी खराब हो जाती खराब हो हैं, और किसान को काफी नुकसान उस चीज का होता है, और ट्रांसपोर्टेशन का लोड भी किसान के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ता है। अगर वही माल कालाडूंगी आएगा तो 100 रुपए में आएगा, वही माल हल्द्वानी आएगा तो 200-250 रुपए में आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये दो। इसके अलावा आज भी आदमी बिजली, पानी और सड़क, तीनों चीजों के लिए परेशान है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल आदमी घर में बैठता है, 4 साल आदमी गाली बकता है, और 5वें साल वो कहता है कि सब काम हो जाएगा। 4 साल की विधायक निधि, 4 साल के विकास कार्य रोक कर 5वें साल काम करने से ऐसा नहीं होता कि आदमी सब कुछ भूल जाएगा। आप यूथ को लेकर के एजुकेशन, क्योंकि यूथ की बैकबोन है, फिलहाल अभी तो खैर बात करें तो वर्तमान में तो यूथ को कुछ खैर पल्ले है ही नहीं, लेकिन फिर भी कालाडूंगी में यूथ को लेकर के क्या आपका एजेंडा रहेगा? देखिए, मैंने आपसे एक बात बोली कि कालाडूंगी में सबसे पहले खेलने की भी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आदमी नशे की ओर जा रहा है, बाकी जगह जा रहा है, तो खेलकूद के लिए भी एक अच्छे स्टेडियम की बहुत ज्यादा जरूरत कालाडूंगी विधानसभा को है। और वो स्टेडियम लगभग, उसमें माननीय खेल मंत्री उस समय, मेरे को अच्छे से याद है, अरविंद पांडे जी थे, तो उसका उद्घाटन भी हुआ था। लेकिन फॉरेस्ट की कुछ लैंड उसमें आ रही थी, तो जो भी वो था, फॉरेस्ट की क्लियरेंस न मिलने के कारण वो भी लटका पड़ा है। दूसरी बात है शिक्षा की। युवा शिक्षा के साथ साथ मेरा ये मानना है कि टेक्निकल टेक्निकल हैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हम एम MBPG से लें, हम शिक्षा आम्रपाली से लें, या कहीं से भी लें, हम स्नातक परास्नातक करके हमारा कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर हम वही टेक्निकल हैंड हैं और हमने ITI वगैरह करी हुई है, तो हमारे इस प्रदेश को, हमारे इस देश को हर उस नौजवान की आप अपना जरूरत है। कंपटीटर किसको मानते हैं चुनाव में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कंपटीटर कौन होगा ये वक्त जनता तय बताएगा। करेगी। विपिन पांडे तय नहीं करेगा। चुनाव 10 लोग लड़ते हैं, चुनाव एक व्यक्ति जीतता है। लेकिन हम पहले दिन से एक बात कहते आ रहे हैं कि आप सिर्फ ये देखिए कि इन 5 सालों में, इन 35 सालों में, वो व्यक्ति 4 साल अपने हिसाब से काम करता है, 5वें साल जनता के हिसाब से काम करता है, और ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। आखिर अंतिम वर्ष में ऐसी क्या विधायक निधि बढ़ जाती है, या ऐसा क्या हो जाता है कि वो अंतिम समय में हर रोड पे वो बोर्ड लगा दिए जाते हैं। हर चुनाव आने वाला है तो आपको हर गली में बोर्ड लिखेंगे कि ये विधायक निधि से ये कार्य स्वीकृत हो गया, विधायक निधि से ये हो गया, 6 महीने बाद होगा। और वो जो कार्य होता है वो 1 साल भी नहीं चलता, और वो फिर जैसे ही साल भर पूरा होता है तो 4 साल अच्छा जनता परेशान रहती है। विपिन भाई, एक बात जानना चाहते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बड़े राजनीतिक दल, वो डैमेज कंट्रोल करते हैं। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्या चुनाव के ठीक समय आपको भी मैनेज करने का अगर प्रयास करा आपकी पार्टी ने, तो क्या आप मैनेज हो जाएंगे उस समय? क्योंकि भाई ये होता है कि जनता विश्वास करती है, लास्ट में दल बदलना तो बहुत इजी, हर चुनाव में देखते हैं हम लोग, वो इसमें आ गया, वो उसमें चला गया, इसमें चला गया। तो क्या आपको देखिए, दोबारा से मैनेज मेरे करने के बाद? पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने 20 साल पार्टी की सेवा करी, और सेवा के बदले मुझे दायित्व मुक्त मिला है। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को मेरी जरूरत है। मतलब मैं तो कड़वा बोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को मेरी जरूरत है, क्योंकि जिस लेकिन आदमी, वोट तो कटेंगे ना, चाहे मेरी वो कितनी मेरी कटे, वो तो वक्त मेरी बात बताएगा। सुनिए, अगर उन्हें मेरी जरूरत होती तो मैंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं करा जिस वजह से पार्टी की फजीहत हो। मैंने कोई मर्डर नहीं करा, मैंने कोई रेप नहीं करा, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। मैंने हिंदुत्व की आवाज उठाई है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी कही जाती है।
कही जाती है, इसका मैं प्रमाण हूं कि है नहीं, लेकिन कही जाती है, तो मैंने कोई भी कार्य, अनैतिक कार्य नहीं किया है जिस वजह से पार्टी को शर्मिंदा होना पड़े, और जिन लोगों के कारण पार्टी शर्मिंदा हो रही है उन्हें बड़ा दायित्व मिल रहा है। आप अभी पूरे प्रदेश की बात करें, कौन से भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसा एक लीडर बताइए जो आपको लगता हो कि यार इस बंदे में दम है, निष्पक्ष। मैं प्रदेश तो नहीं, देश की बता सकता हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, दूसरे उत्तराखंड की बंदे में बात दम पूछ है। रहा हूँ कि आप उत्तराखंड की राजनीति कर मैं रहे हैं, एक नेता तो होगा मैं इस उत्तराखंड जिसको में, आप आदर्श मानते हो। नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं प्रदेश की बात नहीं कर सकता वर्तमान हालात के हिसाब से, लेकिन अगर देश की पूछते तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को बताता। आप योगी जी की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ये गौ रक्षा को लेकर कोई ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिया ना, यूजीसी को देखिए ना, लेकर किया, तो क्या है उनमें और उनमें क्या अंतर है? सब कुछ बोल के नहीं ये होगा। कोई बात थोड़ी होती सब कुछ बोल के नहीं होगा। आप आज उत्तर प्रदेश देखिए, ये आज वहां हर अपराधी, अपराध ये करने वाला, हम देहरादून आज की बात कर रहे हैं, यार आज हिंदुत्व भी का चेहरा है वो, आप कैसे कह सकते हैं? आपके मैं प्रयागराज मैं में मैं संतों की चुटिया खींची आपने, नहीं, कौन सी? आप मुझे बताइए, आपका क्या स्टैंड रहा हिंदुत्व मैं लगाते? आपसे एक वो बात, क्या सही था या गलत निर्णय नहीं, था प्रयागराज में? मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अगर आप जो उनकी बात कर रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, माननीय पुष्कर धामी जी के बारे में, या माननीय मेरी बने या ना बने बंशीधर भगत जी के बारे में गलत कमेंट नहीं कर सकता। कमेंट वाली बात मैं नहीं एक है बात यार, कह रहा हूँ, कमेंट क्यों करेंगे? वो आदरणीय सभी सीनियर है, हम आदरणीय कमेंट के तो गलत बात ही नहीं आदरणीय करते। प्रसादेश्वर जी द्वारा क्या क्या उनको मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर नहीं बोला गया, आप ये भी देखिएगा। और उनके साथ क्या घटना हुई, अगर किसी के साथ पुलिस ने, किसी ने दुर्व्यवहार किया तो वो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि वो हमारे साधु संत हैं, पूरी तरह से गलत है। तो लेकिन योगी जी अगर इतना नहीं, कह नहीं, देते हैं, मेरी एक बात पूरी होने दीजिए। लेकिन अगर साधु संत को हम्म, एक मुख्यमंत्री के बारे में, हम्म, एक प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो उस साधु संत को भी विचार उनको करना कब बोलना चाहिए। पड़ा? नहीं, कब बोलना पड़ा? मेरी एक बात समझिए ना, अगर वो अगर उससे पहले आदित्यनाथ का, योगी जी, अगर आप उससे पहले का भी उनका हाँ, इतिहास देखेंगे, मैं कह रहा हूं अगर उनके साथ मारपीट हुई है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, गलत है। लेकिन अगर आप उससे पहले का उनका इतिहास देखेंगे, तो उन्होंने कब हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, या कब हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री माना है? उन्होंने हमेशा उन दोनों को टारगेट किया है। तो आखिर एक जो यार गलत क्या है? एक मिनट भाई विपिन पांडे जी, गलत क्या है आपकी? उन्होंने जब सरकार बनने में सबसे ज्यादा काशी में उस समय प्रचार उन्होंने ही करा था। एक मिनट आप पूरी बात सुनिएगा। उस समय जब आपकी गंगा की बात आई थी, सबसे पहले लड़ने वाले वही थे। उस समय जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय लाठियां उन्होंने ही खाई थी। आज वो ये कह रहे हैं आपकी हिंदुत्व सरकार हमने बना दी, आपको केंद्र में भेज दिया, क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाते हो? क्यों नहीं आज वो यूजीसी के पहले ऐसे संत है, सबसे पहला विरोध करा, तो आज वो हिंदुत्व की मांग कर रहे हैं, गौ माता की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रमाता की, तो वो अगेंस्ट हो गए। मतलब वो आपको आज उस सत्ता पे आप पहुंच गए हो, तो मांग आप ही से तो करेंगे क्या, और किसी नेता से करेंगे? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हमें हर निर्णय को स्वयं लेने के लिए सांसद चाहिए थे 400, और मिले कितने आप भी जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी निर्णय हमें स्वयं करने के लिए, चाहे मोदी जी को करना हो, या भारतीय जनता पार्टी को करना हो, या किसी को भी करना हो, निर्णय स्वयं करने के लिए आदमी को पूरी मेजोरिटी के साथ भी सरकार में होना चाहिए ना। ठीक है, उन्होंने हमारी मदद करी, वो अपनी बात को रख रहे हैं, अच्छी बात है। आज गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, इसका हम भी कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो कब होगा? जब लेकिन कोई लेकिन कोई मुस्लिम समुदाय का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस पद पर आएगा, तब उम्मीद करेंगे, या अभी की आप उम्मीद कर सकते हो? देखिए, ऐसी बात आज कर रहे हैं इतने सालों के बाद हमें, चाहे कोर्ट के माध्यम रहा या जो भी रहा, हमें राम मंदिर देखने को मिला ना, जो लोगों की दिली ख्वाहिश होती थी, और जो लोग दूसरे पक्ष के लोग कहा करते थे कि राम तो काल्पनिक है, आज वो भी राम मंदिर पे आस्था लेके राम मंदिर जा रहे या नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ किसी भी कार्य करने में कुछ समय देना पड़ता है, कुछ मतलब तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ होता भारत है। का सबसे लेकिन बड़ा बीफ एक्सपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश से होता है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप मैं ये कह रहा हूँ, कोई कंपनी, कौन, किसकी परमिशन से कोई है? भी कंपनी किसकी परमिशन से है? अगर बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, हाँ, और जब वो एक्सपोर्ट कर रही है, हाँ, तो उसमें मुख्यमंत्री का, मतलब आप एक बात समझिएगा, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बैल पड़ाव का दे रहा हूँ। बैल पड़ाव में पूरे मानकों के विपरीत एक गाड़ी में बीफ आ रहा था, वो गाय का था, भैंस का था, ये सेकेंडरी विषय है, किस चीज का था। जब वो आ रहा था, युवाओं को पता चला, एक चौकी इंचार्ज द्वारा 10,000 रुपए लेकर वो छोड़ दिया गया, तो युवाओं ने उसका पीछा करा और गाड़ी को रोका और थाने ले आए।
जब थाने लाए, एक त्योहार का दिन था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई त्योहार था उस दिन, भाई दूज था या क्या था, मतलब कोई त्योहार का दिन था, गोवर्धन पूजा थी। गोवर्धन पूजा के दिन जब उन्होंने खुला मांस देखा, तो वो लोग जिनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई या जो मीट ला रहे थे, जब वो कोर्ट गए, तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुलिस को और बाकी लोगों को, सबको फटकार लगाते हुए उन सब लोगों को अपराधी बना दिया। तो आप ये समझिए कि हम जो चीज कर रहे हैं या कोई भी सरकार कुछ कर रही है, तो उसके ऊपर कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, मतलब सब लोग हैं। तो इसलिए जो भी बेस्ट होता है, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूर्णतया सहमत है। कुछ चीजें हो सकता है कि ऐसी रही होंगी जिन वजह से हम साधु संत कुछ नाराज हुए होंगे उसमें, जब राम मंदिर का यार उद्घाटन। भगवान को भी अगर साक्ष्य देना पड़े कि मैं भगवान हूं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है यार। मैं आपसे ये कह रहा बात हूँ कहाँ ना, की कर रहे हो? आप कानून को मानिए, आप न्यायालय से आइए, कैसे भी आए। आज हम अयोध्या जा रहे हैं, वहां भव्य राम मंदिर बन गया, ये भी कहीं ना कहीं किसी की देन तो आप मानेंगे। और यार वो बाहर आज, भगवान को नाराज कर दे रहे हैं, अंदर आप प्रतिमा को खुश करने के लिए देखिए आप चले जा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? भगवान और भाई साधु, हमारे भगवान और हिंदुत्व साधु, समाज में भगवान शंकराचार्य को भगवान का दर्जा है मैं या नहीं है? नहीं है, आप मैं उनको मान भगवान नहीं मानते? मैं मान रहा हूँ ना। शंकराचार्य को भगवान नहीं मैं मानते आप? आपसे कह रहा हूँ कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शंकराचार्य को भी अपने शब्दों को थोड़ा सा उसी उसमें तो बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी किसी से विवाद है, इस वजह से वो आदमी गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है। मेरी बंशीधर भगत जी से ना बने या मेरी मुख्यमंत्री से, दामी जी से ना बने, मैं उनको अनाप शनाप बोल दूंगा क्या? ठीक है, मर्यादा में रह के किसी का व्यक्तिगत विरोध करना, नीतिगत विरोध करना, ये मेरा अधिकार है, मैं उसका पालन कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर माननीय शंकराचार्य जी जो शब्द बोल रहे थे, चाहे बाद में बोले चाहे पहले बोले, ये बात का विषय है। लेकिन एक शंकराचार्य जो इतने बड़े उसमें बैठे हुए हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ तो सोचकर बात करनी चाहिए। चलिए, आपने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, हर आदमी स्वतंत्र है। भारत में यही एक खासियत है हिंदुस्तान में कि लोकतंत्र में हर किसी को आजादी है बोलने की, और हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। और 2027 को लेके हमने विपिन पांडे जी से बात करी, और आपने बताया कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे इनके 2027 में। और वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, अभी कई उठापटक होंगे पूरे प्रदेश में। और ऐसी ही आपकी गूंज हमेशा से कोशिश करती आई है। ऐसी जो शहर के और समाज के जो चर्चित लोग होते हैं या सक्सेस होती हैं, जो समाज में हमेशा नई नई दिशा देने का काम करते हैं। फिर से हम इस पॉडकास्ट में ऐसी ही मान सक्सेस को फिर आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।